Ibn Sina was the first physician, जिसे एविसेना कहते हैं. रिकॉर्ड ब्रेकिंग, ये हमारे पास टॉपर इस वक्त बैठे हुए हैं जिन्होंने एमडी कैट में भी टॉप की है, डिस्टिंक्शन लेके भी पास हुए. उनको भी, हमें भी, और शायद एक जनरेशन पहले भी चीजों को लेकर चलना पड़ेगा. टीनेजर इन पाकिस्तान वर्सेस अ टीनेजर इन यूके, क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? स्टिग्मा है. हाँ, अभी नहीं. अच्छा, एग्रेशन जिसके बारे में आपने बात की. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सिद्रा और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ स्लेट पॉडकास्ट के एक न्यू एपिसोड में. आज मेरे साथ एक बहुत ही अमेजिंग मेहमान है जिनका करियर, एजुकेशनल, दोनों पोर्टफोलियोज आर सो अमेजिंग कि आई थिंक अगर मैं से उसको स्टार्ट करूँगी 3-4 लाइनें बोलूँगी वहीं से आप इंस्पायर हो जाएंगे. तो आई हैव डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला विद मी टुडे, जो कि किंग एडवर्ड के ग्रेजुएट हैं इन एमबीबीएस एंड डिस्टिंक्शन होल्डर एज वेल. अपनी 8th ग्रेड से लेके अपने एमबीबीएस तक इन्होंने जो टॉप करने का बेड़ा है ना, वो बस इन्होंने ही उठाया, वरना वो ताज नहीं के सर पे रहा है. रिकॉर्ड ब्रेकिंग, ये हमारे पास टॉपर इस वक्त बैठे हुए हैं जिन्होंने एमडी कैट में भी टॉप की है, डिस्टिंक्शन लेके भी पास हुए. एंड देन उसके बाद यहाँ पे सफर खत्म नहीं हुआ, ये यूके गए, वहां पे भी पाकिस्तान के नाम रोशन किया और राइट नाउ एज अ साइकाइट्रिस्ट कंसल्टेंट ये हमारे पास यूके में काम कर रहे हैं. प्लस इसके साथ साथ ये एज अ टीचर भी जो रोल प्ले कर रहे हैं अपना. सो थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम निकाला और आपने हमें थोड़ा सा अपना जो है वो वक्त दिया. हम लोग बहुत ही ममनून हैं इस चीज के लिए और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पॉडकास्ट. वही जो आप बात कर रहे थे उसको कंप्लीट करना. तो जैसे मैं कह रहा था कि वहाँ पर काफी बार डेटा पब्लिश होता है, अखबारों में भी आर्टिकल्स आते हैं कि एशियन एग्जाम्पल फॉलो की जाए. एशियन एग्जाम्पल बीइंग कि parents, grandparents, they are at home, families taking care of them, and they are also contributing in terms of social input के child minding या overall general एक घर में काम एक presence है उसके तौर पे. I think हमें सबसे बेहतर ऑप्शन ये रहेगा कि हम अपने सिस्टम में रहते हुए चीज़ों को improve करें. That being, rather than opening care homes or nursing homes, I think we continue the way we are doing things like parents and grandparents, they live in the same house. Making the house blessed and obviously, adding peace to the home. But in addition to that, we have to come up with, new ideas as to how we can help them maintain their social life, improve their psychological well-being, और उनके साथ बैठे कुछ वक्त गुजारें. आपको यूके अंडरग्राउंड ट्यूब में तो बाज़ दफ़ा ये भी इश्तिहार नज़र आते हैं कि केयर होम जाएं, 5 पाउंड पर आप पे जाके लोगों से बात करें. So I have seen that और even LinkedIn के ऊपर भी बहुत सारे इस तरह के आते हैं. People are hiring people, to come to their home just to talk. Yeah. So it's crazy. So I think we already are avoiding those problems, but you are totally right. It is this age group, geriatrics. It is one of the most neglected ones, and we have to come up with things better than that they have lived their life. वो अभी भी जिंदा है माशाल्लाह, उनके भी लाइफ है और उन्हें अपनी लाइफ को उस तरीके से जीना चाहिए जैसे कि जीने का हक है और उनका बिल्कुल ऐसा ही है. और थैंक यू सो मच सर कि आपने इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव अंदाज में जो है बात की है. बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके इतने सेंसिटिव नहीं होता है. मूविंग फॉरवर्ड, सिंस सर आपकी स्पेशलिटी जो है वो टीनेजर्स और एडोलेसेंट्स की जो एज के लोग हैं वो आ जाते हैं, तो सबसे पहले तो मैं कंपैरिजन चाहूँगी कि आप ड्रॉ करके बताएं कि एक साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ टीनेजर इन पाकिस्तान वर्सेस अ टीनेजर इन यूके, क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? I think जैसे हमने पीछे डाटा की बात की है, तो वो डाटा मेनली यूके का है, but there's also some global touch to it. बहुत सारी डिमांड्स हैं, peer pressures हैं. Demands range from academic demands to obviously biological demands, social demands, family demands. और इन सब के साथ होता यूं है कि जब आप छोटा बच्चा देखते हैं 2 साल का, 1 दिन का, उस बच्चे की नीड्स जितनी होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज बहुत होते हैं. बच्चे ने खाना है, बच्चे के लिए दूध भी अवेलेबल होगा, बच्चे ने वार्म रहना है, उसको चीजें भी अवेलेबल होंगी. जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारी शायद रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, जो हेल्प करने के जराए वो कम होते जाते हैं. इसकी जो पहली सीढ़ी है वो एडोलेसेंस. जब पहली बार आप चखते हैं ये जायका, आप स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, आप शायद कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं बच्चा बड़ा हो गया, अब ही और शी कैन मैनेज दिस और दैट. अब होता क्या है कि उनके पास या तो वो नेसेसरी टूल्स नहीं होते या ट्रेनिंग नहीं होती,
और ये चीज दोनों जगह कॉमन है. The only difference I see is that the teenager in the West is more open to talk about things, while the teenager in this part of the world, I think शायद social conditioning है कि they just try and internalize it, and as a result, जो हम बास्केट जो बकेट की बात कर रहे थे, जब वो घटती है, it comes out in very ugly ways that we don't understand. So yeah, I think stresses हर जगह है, लेकिन I think support वहाँ ज़्यादा है, और इसके बारे में stigma वेस्ट में कम है, हमारे यहाँ काफी ज्यादा है. ऑलराइट. और अगर बात की जाए कि मेंटल हेल्थ इश्यूज दोनों जगहों पे इक्वली है या फिर किसी एक पार्ट में ज्यादा है? आई थिंक अगर मैं जनरली बात करूं, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के बारे में डेटा कम है, अगर मैं लैंसेट को कोट करूं, जो कि दुनिया का वन ऑफ द फर्स्ट peer reviewed जर्नल है, मोस्ट रेप्यूटेबल एंड रिस्पेक्टेबल, उसका डेटा है अराउंड फ्रॉम 2020 where और डॉन में भी पब्लिश था that पाकिस्तान में शायद 50 मिलियन लोग जो हैं they are kind of experiencing mental problems diagnosed. That's 5 crore, 1/4 of the population. That's 25% of the population. और चूंकि आपकी population का एक बड़ा chunk इंडिया और पाकिस्तान का वो young adults हैं, teenagers हैं, तो imagine that the added stress जो हमने बात की, I think the proportion might not be just 25, it might be 50% or more. So ये I think दोनों जगह पे शायद similar rates हो, but in my opinion, in a kind of a calculated guess, I think शायद पाकिस्तान में ज़्यादा हो, because यहाँ पर हमारे और problems हैं, over population, हमारे यहाँ पर थोड़े से stresses ज़्यादा हैं, academic push ज़्यादा है, शर्मा जी का लड़का क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, so I think वो चीज़ subcontinent का जो चीज़ है उसमें problem ज़्यादा है, I think reporting कम है, that's why we can very easily conclude and say मसला तो है ही, क्योंकि आप डेटा देखें, डेटा है ही नहीं, डेटा बहुत कम है. Same paper from Lancet says that Pakistan has around 500 or 600 qualified psychiatrists at that point for a population of 200 million plus and a patient population of 50 million. That's nothing. That's nothing. Nothing at all. Yeah. So I think that's the difference. Yes. आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना पूरे बात को बंद करके पेश कर दिया. मुझे एक और चीज आपसे पूछनी है. थोड़ी सी नॉलेज है मेरी आपके सब्जेक्ट को लेके, बहुत ज़्यादा नहीं है. आई जस्ट नो कि डिप्रेशन से पहुंचने के ना 2-3 स्टेप्स हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, राइट? तो वो लोग जो हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको किस तरीके से ये पता चल सकता है कि वो इनमें से कौन से स्टेप पे हैं और वो इस चीज़ के ऊपर कैसे वर्क कर सकते हैं? Sure. I think it's one way of looking at it. जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों का सफर जो है towards depression या किसी भी illness, वो stress से शुरू होगा. And I think obviously everyone starts with stress. Nobody who's always happy is going to have these kind of problems. People can, but stress is usually the first trigger. Stress के बाद obviously stress का एक integral part है, वो है anxiety. जब आप stressful feel करते हैं, तो आप होता इस तरह से कि आपका जो evolutionary mechanism है, वो fight or flight का होता है. तो आपके बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, आपका जो है ब्लड सप्लाई रीडिस्ट्रीब्यूट होती है एज इफ यू गोना फाइट और यू गोना फ्ली. उसके बाद तो ये बेसिकली एंजाइटी की सिम्टम्स हैं. आप रैपिड ब्रीदिंग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट करते हैं, आपके ब्लड की पीएच जो है वो अल्कलाइन हो जाती है, आपका जो कैल्शियम है वो बाइंड करता है प्रोटीन से, तो आप काइंड ऑफ लो कैल्शियम वाली फेज में जाते हैं, टिंगलिंग होती है हाथों में, लिप्स के अराउंड. So I think वो in this way it is stage 2. और अगर ये chronic रहे मसला, कोई stress है, कोई anxiety है, तो I think obviously anxiety and depression they can coexist. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर chronic issue तो आप उस तरफ जा सकते हैं. अब depression की जहाँ तक बात है, हम हर कोई low feel करते हैं, हम happy भी feel करते हैं, low भी feel करते हैं. Depression basically एक persistent state है low रहने की, कि आप हर रोज दिन में most दिन आपका low गुजरे in terms of how you feel low. एंड देन आपकी ये सिचुएशन कम से कम 2 हफ्ते चले और इसके साथ आप फील करें कि आप बहुत टायर्ड हैं, बहुत फटीग्ड हैं, आप जो एक्टिविटीज पहले इंजॉय करते थे वो प्लेजर आप उनमें से एक्सट्रैक्ट न कर सकें, इसको एनहेडोनिया कहते हैं. और उसके बाद आपकी नींद का इम्पैक्ट हो, आपकी नींद या तो बहुत कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए, आपकी भूख या बहुत कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए, आपकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी पुअर हो जाए, आपको फीलिंग्स ऑफ गिल्ट हो, रिग्रेट हो, एंजाइटी could be a part of it. And then वो जो लास्टली हम देखते हैं यूजुअली क्राइसिस सिचुएशन में कि लोग सुसाइडल टेंडेंसीज के साथ प्रेजेंट करते हैं या सुसाइडल अटेम्प्ट्स के साथ. तो आई थिंक जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वो अगर इन सिम्टम्स के साथ रेजोनेट करते हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि वो किसी क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से राब्ता करके मजीद एक्सप्लोर. अच्छा, अब सर ये बताएं
कि बेसिकली ये दो बहुत डिफरेंट फील्ड्स है, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट, राइट? एक जो है उसका काम थेरेपी देना है, एक का काम मेडिसिन प्रोवाइड करना है, बट मोर और लेस द थेरेपी पार्ट रिमेन्स द सेम, यू नो। और जो डॉक्टर है चाहे वो किसी भी चीज का है, उसने अपने मरीज को काउंसल तो करना ही करना है, राइट? दैट्स द पार्ट ऑफ द होल गेम, राइट? तो अब एक बंदा जो एक स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन किसी भी चीज से गुजर रहा है, हाउ वुड ही नो कि ही शुड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकाइट्रिस्ट? यस, आई थिंक इसके देखना पड़ेगा वो किस सिस्टम में है। अगर तो वो किसी स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में है, जैसे अब्रॉड यूके में है, यूएस में है, तो बेसिकली वहाँ पे रेफरल सिस्टम इज ऑलरेडी इन प्लेस। वो देखते हैं कि आपके सिम्टम्स किस तरह के हैं। अगर सिम्टम्स मोर और लेस मीडियम या माइल्ड रेंज में है तो हम मेडिकेशन कंसिडर ही नहीं करते, चाहे सिम्टम्स बायोलॉजिकल हो, क्योंकि जिस मैंने अर्ज की थी कि होलिस्टिकली चलना है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। तो हमें बायोलॉजिकल चीज़ में ये देखना पड़ेगा कि कोई हॉर्मोनल कॉज तो नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है, लेकिन हमें ये भी पता है कि साइकोलॉजिकल और सोशल बेसिकली 6 to 7% और 6-7% टाइम्स वो कॉज होती है। तो यूजुअली वी स्टार्ट ऑफ विद थेरेपी एंड देन if therapy is not working or if symptoms are severe enough, then you can start combined treatment. So therapy plus medication. इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि फिर who would be chairing the main care? I think in terms of जितने भी English speaking world में हैं healthcare systems, usually psychiatrist is someone who sees someone, because psychiatrists सिर्फ medication में नहीं, therapy में भी trained होते हैं, but not as much as psychologists. So and then they obviously can make a referral to psychology as if they need, if they need to see the patient. So I think किसी से भी start करेंगे, it will be a good point because they both know their limitations and they can redirect you to the correct person if they are not right. Seeking help is important. I think the avenue does not matter. All right. This clarifies a lot of things in my head and I think in the listener's head as well. अच्छा, सिर्फ moving forward, एक और चीज है, एक कॉन्सेप्ट होता था कलेक्टिविज्म का और एक कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअलिज्म। तो हमारी सोसाइटी थोड़ी सी अब एडवांसमेंट पे जा रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ हम कलेक्टिविज्म के पर्सपेक्टिव से, या जो कलेक्टिविज्म का एक गोल होता था, वहां से इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं। वो जो एक सेक्लूडेड सिस्टम है वो ज्यादा आता जा रहा है, जैसे एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है, लेट्स नॉट डिग इनटू दैट, बट एक जो जॉइंट फैमिली का एक सिस्टम होता था, या एक बरादरी सिस्टम, या एक जो एक नेबरहुड का सिस्टम होता था हम लोगों की कंट्री में, अभी भी वो कुछ एरियाज में है, लेकिन बिग सिटीज में लाइफ बहुत फास्ट है, फास्ट मूविंग है, रेट रेस है, वो सारी बातें। तो हम इंडिविजुअल गोल्स की तरफ ज्यादा आते जा रहे हैं, और वो जो फैमिली यूनिट का एक कॉन्सेप्ट था, वो एक बड़े यूनिट से, फर्स्ट सेकंड कजन से लेके जस्ट पेरेंट्स और बहन भाइयों तक आ गए, और जब आपकी अपनी फैमिली स्टार्ट होती है तो वो भी एक सेकंड यूनिट चला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू यू एज अ साइकाइट्रिस्ट, इस चीज का एक बच्चे की मेंटल कैपेबिलिटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, या जो उनकी जो उनकी नरिशमेंट है, या जो उनका एक ब्रॉटअप है, उसके साथ एक जो पर्सनालिटी बन रही है, उस पर कैसे इम्पैक्ट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जी, I think this is very important question, क्योंकि आपने इसमें 2-3 चीजें टच की हैं, collectivism versus individualism and the impact of more individualistic approach on a child's development. I think इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये देखने की है कि हर तरह के कुछ अपनी चीज़ें, जैसे अगर हम पुराने अरब कबीले जो अरब ट्रेडिशंस थे उनको देखें, तो वो भी बच्चे को कुछ देर के लिए अपने घर से दूर भेजते, उसके बाद कुछ अर्से के बाद वो बच्चा वापस आता था। हर दौर में हर इलाके के अपने कुछ कस्टम्स होते हैं। हमें देखना ये है कि बच्चा एसिस से दूर है, एस कहते हैं एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ACEs. They can be different kind of models of raising children. However, English में मुहावरा है कि it takes a village to raise a child. Yeah. So I think what's more important is the fact कि हम individualistic needs को minimize ना करें, उन्हें कुर्बान ना करें over the collective kind of needs, but हमें एक balance रखना चाहिए। अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक दोनों मुआशरों का एक ऑब्जर्वेशन है, तो आई थिंक आई कैन अगेन सेफली कमेंट कि वेस्ट जो है वो बहुत इस तरफ निकल गया है इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। उसको न्यूक्लियर फैमिली, जैसे आपने मेंशन किया, न्यूक्लियर फैमिली क्या है? एक बच्चा है, एक माँ है, एक बाप है, और मोस्ट केसेस में या माँ है या बाप है। क्योंकि जब आप एक जॉइंट फैमिली, प्रोज एंड कॉन्स अपनी जगह, या कहें कि एक वेल सपोर्टेड, सोशली वेल सपोर्टेड फैमिली से न्यूक्लियर में गए हैं, तो आपकी फैमिली यूनिट बहुत कमजोर हो गई।
फैमिली ब्लड कमजोर हुआ, डिवोर्सेस के रेट बढ़े जो वेस्ट देख रहा है, उससे क्या होता है बच्चा किसी एक पेरेंट के साथ रहता है, उसमें फिर बच्चे के चांसेस ऑफ बीइंग नेग्लेक्टेड, chances of kind of getting different experiences in life, and chances of not meeting their potential, I think, आते हैं. However, research suggest करता है कि फिर भी आप चीज़ों को compensate कर सकते हैं, लेकिन आपको effort लगेगी पूरे काम. Yeah. So I think हमारा country और हमारी जो ये मुआशरा है, इसका I think एक issue ये है कि हमें टेक्नोलॉजी या जो एक सोशल फैब्रिक का चेंज है वो हमेशा पका पकाया मिला. वेस्ट में अगर 1960s 50 से कोई चीज स्टार्ट हुई है तो वो डिफरेंट फेजेस से गुजरी. हम उन तमाम तर फेजेस, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे बगैर अचानक से लैंडलाइन से हम सेलुलर पे आ गए. Yes, exactly. सेम हो रहा हमारे सोशल फैब्रिक में भी. We're going from either very closed, very suffocating at times, Desi family system to now totally individualistic. Are we ready for that? Do we know what are the pros and cons? अभी recently एक काफी controversial but highly regarded US psychotherapist है, उन्होंने एक podcast में कहा कि we have had a generation of attachment disorder children who grew up and now they are parents and grandparents. So 1960s and 70s से जो एक attachment issues चलते आ रहे हैं जिन्हें वेस्ट पे इग्नोर उस हिसाब से नहीं करता, वो अब हमारे मुल्क में आ रहे हैं. और मसला ये है कि उनको 40-50 साल लगे हैं उस चीज से गुजरने में, तो काफी कुछ सीखा है. हमें एक तरह से ओवरनाइट अगर मैं कहूँ तो चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से हमारी कैटास्ट्रोफी शायद ज्यादा सीवियर है. और लेकिन चूंकि हम स्टिल काइंड ऑफ मोर ऑफ अ सोशली नेट काइंड ऑफ सोसाइटी, तो चीजें कुछ हद तक कवर हो जाती हैं. सो आई थिंक ओवरऑल आई सजेस्ट अ बैलेंस, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं और बच्चे को दोनों एक्सट्रीम्स को देख के ही वेल राउंडेड इंडिविजुअल बनना है कि कुछ मेरी अपनी नीड्स हैं, लेकिन कुछ मेरी सोसाइटी की, मेरे भाई बहन की, मेरे डिस्ट्रिक्ट फैमिली की भी नीड्स हैं, और उन दोनों को मैनेज करेंगे तो बच्चा एक इमोशनली रेगुलेटेड और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने वाला है. वरना जो आजकल आप देख रहे हैं वेरी डिसरेगुलेटेड इमोशंस, बहुत अप्स एंड डाउन्स इमोशंस का, और फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट ना कर पाना, और वो जब फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं तो फिर वो एंगर इश्यूज, और एंगर मैनेजमेंट तब होगी जब आप अपने आसपास में किसी को एंगर मैनेजमेंट करते देखेंगे. Exactly. Charity begins at home. So we'll have to see कि क्या आसपास के लोग कर पा रहे हैं. We can't expect a child to manage their emotions and behavior when they don't have any good examples around. So जैसे मैंने अर्ज की कि हमारा शायद जो काम होने वाला है in terms of psychological, या जो हमारे टूल्स हैं, खुद पे भी तो काम करना होता है ना, खुद पे भी टूल्स लगाने पड़ते हैं. तो वो टूल्स मेरे ख्याल से हमें, जो बच्चे आ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह, उनको भी, हमें भी, और शायद एक जनरेशन पहले भी चीजों को लेकर चलना पड़ेगा. अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स स्टिग्मा है. हाँ, अभी नहीं. अच्छा, एग्रेशन जिसके बारे में आपने बात की, एग्रेशन इज समथिंग जो कि बहुत बढ़ रहा है टीनेज में, और बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स हैं जो हमें बहुत पहले सुनने को नहीं मिलते थे. पिस्टल निकाल ली, किसी टीनेजर ने अपने आप को मार दिया या सामने वाले को मार दिया. ये चीज क्यों बढ़ रही है? I think ये इसी वजह से बढ़ रही है जो हमने डिस्कस की कि it's a combination of multiple factors. One being attachment issues, second being inability to understand the need between meeting your own needs. कि मेरी ज़रूरियात हैं, मुझे उनको मीट करना है, लेकिन जिंदगी है, परफेक्ट नहीं होती, चीज़ें ऊपर और नीचे रहती हैं, और उसको अपने जो मेंटल स्कीमा है उसमें कैसे एडजस्ट किया जाए. जब आपको या तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं मिला, तो अगर आप मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स देखें, एक इंसान है, उसे खाने को ही नहीं मिल रहा, ठीक है, मैं आसान लफ्ज़ों में मैं उसको बता दूं कि उसमें ये होता है कि एक इंसान जो है वो पहले अपनी एक बेसिक नीड को मीट करता है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाता है. अगर किसी के पास खाने के लिए नहीं है, मैं उससे सोशल एटिकेट्स या मैं उससे जो है ना दूसरों की मदद या इस तरह की चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर वो 40 दिन का भूखा है, वो ब्रेड या रोटी देखते ही सबसे पहले अपना पेट पाल लेंगे. आई थिंक इमोशनली जो ग्रोथ है, जो अटैचमेंट है, वो सही तरीके से नहीं हुई है, जिसकी वजह से क्या है कि उनकी वो इन टर्म्स ऑफ एग्रेशन मैनेजमेंट या बिहेवियर मैनेजमेंट वो मैस्लोस हायरार्की के बेसिक स्टेप भी शायद नहीं. और अनफॉर्चुनेटली इसमें कंट्रीब्यूशन हर चीज़ का है. वो पेरेंट्स जो शायद खुद मैच्योर नहीं थे, जिनको खुद शायद इस चीज़ को मैनेज करना नहीं आता था, ओवर पॉपुलेशन, डिमांड्स जो बढ़ रही हैं, इसमें आपकी एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, उसके बाद सोशल मीडिया में जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, डोपामाइन रिलीज है, बर्स्ट है, और उसके बाद जब आप उसमें एडिक्शन के लेवल पे पहुंचते हैं
तो आपके ब्रेन न्यूरल सर्किट्स किस तरह से आपस में शॉर्ट सर्किट करते हैं, the only certain result is an explosion जो कि होता है जो कि होता है एकदम से अबरप्ट करते हैं आपकी वोल्केनो की तरफ से। और लास्टली मैं इसको कनेक्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज बताइए, एक टर्म इस्तेमाल होती है स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो कि एक टाइम होता था कि बहुत रेयर केसेस में आपको मिलता था, बाइपोलर और स्प्लिट पर्सनालिटी के इश्यूज। आजकल रिसर्च कह रही है कि जो टीनेजर्स हैं उनके अंदर एवरीबॉडी 80 to 90% population is split into two personalities. एक आपका वो है जो मेटावर्स मतलब जो सोशल मीडिया का सेल्फ है, दूसरी वो है जो रियलिटी है। So how this split personality will be taken in the next 10 to 20 years and how to deal with it? Yes, I think split personality की जो टर्म आप इस्तेमाल करें just to clear the grounds, कि पुराने ज़माने में जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि split personality को इस तरह से देखा जाता है कि इस वक्त मैं इस तरह बात कर रहा हूँ और आधे घंटे बाद मैं शायद एक सीरियल किलर होगा, मुझे इसके बारे में याद नहीं रहेगा और उसको मेरे बारे में याद नहीं होगा, उस तरह से नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड कि आप उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट जस्ट क्लैरिफाई फॉर द ऑडियंस। इसमें जो सबसे बड़ी बात ये वो ये है कि आप दो तरह के पर्सोनास एक्चुअली दिखा रहे हैं। एक है सोशल मीडिया, इंस्टा रील्स, जहाँ पे यू आर 7 स्टार्स, यू आर मोस्ट सक्सेसफुल, जहाँ पे हर चीज जो है इट्स ग्रीन एंड एवरीथिंग इज अमेजिंग। Obviously, you will be nice there because you want to get likes, you want to get views, you want to get instant gratification. वो जो डोपामिन है, जो केमिकल है, वो इस तरह के बिहेवियर को प्रमोट करता है। वो चाहता है कि आप ऐसा बिहेवियर करें जिससे प्लेजर आए। प्लेजर आप किस चीज से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? नंबर ऑफ व्यूज से, नंबर ऑफ रीट्वीट से, नंबर ऑफ शेयर से, लाइक से। तो आप बार बार वो चीज करेंगे। आपके अगर एक पोस्ट पे 100 आए हैं, आप मजीद 2 पोस्ट लगाएंगे, इस तरह बढ़ता जाएगा। फिर वक्त के साथ होगा क्या कि आपको इस चीज को मजीद करना पड़ेगा। आपको 100 लाइक से भी वो मजा नहीं आएगा, वो डोपामिन किक नहीं आएगी, वो लूप बनता जाएगा। अब इससे क्या होता है कि आप एक तरह से एडिक्शन में जा रहे हैं से। उससे क्या होता है कि आपका जो डोपामिन है वो बेसिकली सिर्फ एडिक्शन के लिए या प्लेजर के लिए नहीं है, वो आपकी मूवमेंट को भी रेगुलेट करता है, वो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है, वो आपके मूड को भी रेगुलेट करता है। अब उसके 4 पाथवे हैं, उनमें से एक जो एडिक्शन वाला पाथवे है वो हाइपर एक्टिवेटेड, बाकी के पास एक तरह से रिसोर्स नहीं है। आपके जो सिनेप्टिक कनेक्शंस हैं वो भी थोड़े से एट्रोफी हो रहे हैं, जा रहे हैं। अब उसका नुकसान फिर ये है कि जब आप रियल लाइफ में आते हैं, जहाँ पे आपके पास एक तरह से पोस्ट करके, डिलीट करके, एडिट करने का चांस नहीं है, वहां पे आपका जो इनहेरेंट आपका जो टूल है वो सामने आएगा कि आप अपनी इमोशनल मैच्योरिटी, बिहेवियरल मैनेजमेंट पे किस स्टेज पे खड़े हैं। और वहां पर अनफॉर्चुनेटली फिर होता यूं है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ये सारे लूप सिस्टम, आपका एक फ्यूज सिस्टम होता है। आप फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। फिर जो ही एक सर्टेन हद से ज्यादा एक स्टिमुलस वो जाता है तो आप उसके बाद यू एक्सप्लोड। एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें शॉर्ट अटेंशन स्पैन, पुअर मेमोरी और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक पुअर जो मूड मैनेजमेंट है उसका बहुत बड़ा है। That's true, that's true. और जैसे आपने बात की तो आई हैड रेड कि एक आजकल के ह्यूमन बीइंग का जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो गोल्डफिश से भी 1 सेकंड का है। So that is very pathetic, for a human being जो कि अशरफुल मखलूकात है, हम अपने को कहाँ पे ले आए हैं, we are just scrolling. And I think ये स्टूडेंट्स के लिए, सॉरी मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लर्निंग का साइकिल कैसे होता है। एक स्टूडेंट है, वो क्लास में है, वो कोई चीज वर्चुअली देख रहा है, टीचर की बात सुन रहा है, ऑडिटरी स्टिमुलस है, विजुअल स्टिमुलस है, कोई वीडियो देख रहा है। अब वो आपकी आंखों से गुजर रहा है, ब्रेन में जाके प्रोसेस हो रहा है, वो सेंसरी मेमोरी है। वो जितनी इजी आई है उतनी इजी ही जाएगी। शॉर्ट टर्म है नहीं, वो शॉर्ट टर्म से भी एक स्टेप पीछे। ओके, उसको शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए। अब जब आप साथ साथ रील्स देख रहे हैं, दोस्त की बात सुन रहे हैं, बाहर किसी आवाज पर डिस्ट्रैक्टेड हैं, वो आपकी सेंसरी मेमोरी सेंसरी ही रह गई, वो शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती। अगर लेट्स से कोई भला मानस उस वक्त कंसंट्रेशन से सुन रहा था तो उसकी सेंसरी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो गई। अब जैसे ही शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई है, ये भी ज्यादा देर नहीं रहेगी। Yes, you repeat it. Exactly. Thank you, Dr. Siddra. So you repeat it, और फिर ये कन्वर्ट हो सकती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में with the help of testing, with the help of repetition, rehearsal and everything. But उस सारे फेज में भी आपको जो स्टिमुलस है सोशल मीडिया का या किसी भी और चीज का, उसे कंट्रोल करना होगा। It's very important. It's very important for that age. तो सर wrapping it up, I would want कि आप प्लीज हमारी ऑडियंस को स्टिग्मा एक जो वर्ड है, स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है बहुत सारी चीजों को, स्पेशली इफ यू नीड अ मेंटल हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल,
तो उस चीज को बड़ा ऐसे लिया जाता है। अब जिस तरह आई एम एट द एज के मैं ऑन स्क्रीन ये बात कह सकती हूँ और आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट कि मैंने अपनी जिंदगी में 10 to 12 years chronic डिप्रेशन में गुजारे हैं और at that time I needed help. I was going through fits and whatnot, but everybody was taking me to neurosurgeon, physicians, and I don't know. And then I came up. I was in denial, and I came into acceptance. You know, I need medical help, and I had to visit a psychologist for that. You know, and we had to go through cognitive behavioral therapy and a lot of things. You know, to make me focus. Yes. Yes. I was doing really, really well in my academics, in each and everything. But from inside, I felt numb. I felt depressed. I felt low in life. So at that point, when I went to see one of my parents, and I told them that I'm seeking help, and they want you to come with me because I was under 18, and they think that you need to communicate it with them. They were like, पागलों के डॉक्टर के पास जा रही हूँ, you don't need to go and see them. So I think ये जो एक स्टिग्मा है, जो I think किसी ना किसी पॉइंट पे हम सब ने अपनी फैमिली में नहीं फेस किया है. हम चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप प्लीज बताएं कि ये चीज एक स्टिग्मा ही है. I think this is the most important thing that we need to discuss. I think problem ये है, there's fear of unknown. There's fear of things जो हमें लगता है कि एक सोसाइटी अनएक्सेप्टेबल है या लेस एक्सेप्टेबल है. उसको जो तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका मेरे ख्याल से वो डिपेंड करता है आप किससे बात कर रहे हैं. अब अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी से बात कर रहे हैं तो आई थिंक हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी जो है वो कल्चर, रिलीजन और इस चीज और रिवायत उससे ओरिएंटेड है. और आई थिंक इसमें से अगर हम एविडेंस देखें, जब मैं खुद पढ़ रहा था अपने स्पेशलाइजेशन एग्जाम के लिए तो आई वाज सरप्राइज्ड जब रॉयल कॉलेज ऑफ साइकाइट्रिस्ट के क्वेश्चंस आते थे कि दुनिया की पहली मेंटल हेल्थ की एथिक्स की बुक बगदाद में 8वीं सदी में. Oh my God. इब्न सीना वाज द फर्स्ट फिजिशियन, जिसे एविसेना कहते हैं, जिसने ये मेंशन किया था. उस वक्त मिडिवल एजेस में यूरोप कहता था कि ये कोई जिन है, कोई चुड़ैल है, कोई चिमटा है. और इब्न सीना वाज द फर्स्ट फिजिशियन जिसने ये चीज हाइपोथेसाइज की कि नहीं, इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम. और उसके बाद राजी जो थे वो डायरेक्टर थे बगदाद में एक हॉस्पिटल के. डायरेक्टर मैं आज की टर्म यूज कर रहा हूँ समझाने के लिए. उन्होंने तकरीबन आई थिंक इट वाज 705 AD जब उन्होंने पहला दुनिया का मेंटल हेल्थ का सेपरेट वार्ड बनाया. वाओ. ही आइडेंटिफाइड कि ये पेशेंट्स डिफरेंट हैं, इनकी नीड्स डिफरेंट हैं, और वहां पर फिर उन्होंने उन पेशेंट्स को रखा. उनकी ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, थेरेपी एंड सोशल इंटीग्रेशन जो यूरोप आज करता है. तो हमें ये देखने की जरूरत है कि हम अपने आबाओ अजदाद के रास्ते से हट गए. हम वहां जा रहे हैं जहां वेस्ट मिडिवल एजेस में था. तो मेरे ख्याल से वी नीड टू गो बैक टू द गोल्डन एज जो कि अभी भी है. और वी जस्ट नीड टू मेक पीपल अवेयर दैट इट हैपेंस. जैसे फ्रैक्चर होता है और पीपल शुड बी ब्रेव इनफ लाइक यू टू टॉक अबाउट इट एंड सी. और जो चीजें आपने मेंशन की है, इन लोगों के नाम हम लोगों ने फिजिक्स की बुक में पढ़े होते हैं, हम कुछ और पढ़ते हैं. I didn't know this. So मेरी नॉलेज में इजाफा हो गया कि बात जान के कि this also started from our background. Muslims, yes. So, wow, that's great. Thank you so much, sir. कि आप टाइम निकाल के आए और वक्त हमारे पैरों में जो है वो थोड़े से ही टाइम था. तो I'm really happy कि आप आए, आपने हमें ज्वाइन किया. और इन फ्यूचर वी वुड वांट कि हम इसी तरह के कुछ और सेशंस भी कंडक्ट करेंगे, मे बी ओवर द जूम और व्हाटएवर सूट्स यू एंड योर स्केड्यूल. एंड आई वुड रियली वांट टू टॉक ऑन more topics related to mental health. So thank you so much for taking our time and coming and joining. Thank you for having me over. Thank you.